हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग की क्लास 12th की केमिस्ट्री चल रही थी। हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आप लोगों को बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और साथ ही में फिजिक्स की क्लासेस देखने को मिलती हैं क्लास 12th वालों के लिए। तो हम लोग की क्लास जो केमिस्ट्री की जो क्लास चल रही थी, जिसमें पहला चैप्टर आपका चल रहा था ठोस अवस्था, उसका हम लोग सेकेंड लेक्चर लेने वाले हैं आज। तो उसके अंतर्गत हम लोग का जो पिछले वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग और अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग, उसे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर को देखेंगे। उसके बाद में कुछ चीज़ें और भी हैं जो हम लोग को पढ़नी है, वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक। तो क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग और अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग भी आपके लिए 1-2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आप बताइए क्रिस्टलीय ठोसों के क्या उपयोग होते हैं या क्रिस्टलीय ठोसों के क्या उपयोग होते हैं। तो आप लोग उसमें क्या लिखेंगे, यही चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट में आप लोग क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोगों में लिखेंगे आप कि हीरा एक क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक। हीरा जो आपका होता है वो होता है क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण, और जिसका क्या उपयोग होता है। अब हीरे का उपयोग तो हम लोग जानते हैं कि उसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। हाँ, तो इसके बाद में दूसरा पॉइंट आप लोग क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे कच्चे उत्पाद के रूप में बहुत सारे क्रिस्टलीय ठोस का भी उपयोग किया जाता है। तो बस 2 पॉइंट से ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि 2 पॉइंट से ज़्यादा पूछेगा भी नहीं बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता ही नहीं है, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन फिर भी आप लोग जाने रहें, ताकि आप लोग का एक भी नंबर आपको बोर्ड परीक्षा में कटे नहीं, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ। ठीक। अब अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग देख लेते हैं। तो अक्रिस्टलीय ठोसों का सबसे अच्छा उदाहरण एक है आपका कांच। तो कांच क्या है, एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग क्या होता है, सजावटी सामान, लेंस तथा घरेलू उपकरण आदि बनाने में किया जाता है। आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा जो कांच से बनी हुई होती हैं, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। कांच को क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस। ठीक। तो रबड़ क्या है, रबड़ भी एक अक्रिस्टलीय ठोस है, जिसका उपयोग क्या किस में होता है, टायर बनाने में होता है, ट्यूब बनाने में होता है, जूते बनाने में होता है, आदि बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका उपयोग रबड़ की सहायता से हम लोग करते हैं। ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोग का है क्रिस्टलीय में क्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिया है सबसे पहले अंतर का आधार, उसका फिर क्रिस्टलीय ठोस दिए हुए हैं, फिर अक्रिस्टलीय ठोस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो अंतर का आधार है वो है आकृति। तो अगर आकृति की बात करें तो जो इनका होता है क्रिस्टलीय ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है एवं नियमित होती है। ठीक। और वहीं पे अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो आकृति में क्या होते हैं, अनिश्चित एवं अनियमित होते हैं। वहीं पे अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करें तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो होते हैं निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोसों की क्या होती है, अनिश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक क्रिस्टलीय ठोस है, जिसमें आप देख सकते हैं पहले रेड वाला आया है, फिर ब्लैक वाला आया है, फिर रेड वाला, फिर ब्लैक वाला, फिर रेड वाला, फिर ब्लैक वाला। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो ज्यामितीय व्यवस्था है वो क्या है, निश्चित है। कि एक रेड के आता है तो उसके बाद में फिर क्या होता है, एक ब्लैक आता है, एक रेड आता है, फिर उसके बाद एक ब्लैक आता है, ऐसे प्रकार के ऐसे ही लगातार ये बना रहता है। तो इसे क्या कहते हैं, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है किसकी, अक्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलीय ठोस की। ये कौन सा उदाहरण है आपका, क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अब वहीं पे अगर क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी कोई ज्यामिति जो है वो निश्चित नहीं है। 2 ब्लैक आए हैं, फिर 3 रेड आ गया, फिर 1 ब्लैक आया है, फिर 2 रेड आ गया। मतलब कहने का मतलब कोई भी परमाणु, कोई भी अणु कहीं भी अगर भी लग जाता है तो उससे ही क्या कहते हैं, हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जिसकी क्या होती है, ज्यामितीय जो व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है, यानी भी कोई भी परमाणु कहीं भी जाकर जुड़ सकता है। ठीक। तो वो होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस। वहीं विदलन गुण की अगर बात करें तो जब जब हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो क्या होता है, सतह जो हमको प्राप्त होती है वो स्पष्ट, यानी कि खुरदरी नहीं होती, एकदम साफ सतह प्राप्त होती है। लेकिन अगर अक्रिस्टलीय ठोसों को अगर काटेंगे तो क्या होता है, खुरदरी सतह प्राप्त होती है। अगर आप चाहें तो आप कांच को काट करके देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो रबड़ को भी काट करके देख सकते हैं, आपको स्पष्ट सतह नहीं मिलेगी, आपको खुरदुरी सतह प्राप्त होगी। ठीक। वहीं प्रकृति की बात करें तो इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं रियल, यानी कि वास्तविक ठोस कहते हैं। और वहीं पे जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं ये आभासी या छद्म ठोस होते हैं, यानी कि आभासी का मतलब ये है कि ये असली ठोस नहीं होते। असली ठोस कौन होते हैं, असली ठोस होते हैं क्रिस्टलीय ठोस। ठीक। और असली ठोस जो नहीं होते हैं, यानी कि आभासी जो ठोस होते हैं वो होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। वहीं दैसिकता की बात करें कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषम दैसिक होते हैं, यानी कि कहीं से भी इसे देखने पर, हर एंगल से देखने पर ये अलग अलग दिखाई देते हैं। वहीं पर अगर
क्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इन्हें कहीं से भी देखो एक ही समान आकृति आपको देखने को मिलती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि ये आपका क्या है, एक है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, अगर इसको यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एक रेड आया, एक रेड आया, फिर एक रेड आया, और उसके बगल में देख सकते हैं तो एक ब्लैक ब्लैक ब्लैक। तो इधर से देखने पर क्या होता है, एक तरफ पूरा रेड आता है, एक तरफ ब्लैक आता है। लेकिन अगर आप यहाँ से ना देख करके इधर से देखें, बीचों बीच में से देखें, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरफ रेड आपको देखने को मिलेगा, एक तरफ ब्लैक, फिर एक तरफ रेड, फिर एक तरफ ब्लैक, एक तरफ रेड, फिर एक तरफ ब्लैक। मतलब कहने का मतलब ये है कि इधर साइड आपको क्या देखने को मिला था, इधर आपको एक तरफ पूरा रेड था, एक तरफ पूरा ब्लैक था, लेकिन इधर साइड क्या था, एक रेड एक ब्लैक, एक रेड एक ब्लैक, इस तरह से था। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि कहीं किसी भी एंगल से आप देखेंगे इसको तो क्या होगा, ये अलग एंगल से अलग अलग दिखाई देंगे, यानी कि ये विषमदैशिक होते हैं। जो आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। ठीक, अब वहीं पे अगर अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस आपके होते हैं समदैशिक। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको इधर से देखो, इधर से देखो, या फिर इधर से देखो, या फिर कहीं से भी देखो, ठीक, ये लोग क्या होते हैं, समान दिखाई देते हैं। मतलब कोई भी इनका कोई निश्चित व्यवस्था ही नहीं है, कहीं से भी कहीं कोई परमाणु कहीं से भी जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको समान मान लेते हैं, यानी कि समदैशिक मान लेते हैं। जैसे कहीं भी देखने पर कोई भी परमाणु कहीं भी दिखाई देता है, इसलिए इसका क्या होता है, समदैशिक होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब इसका जो उदाहरण है हम देख लेते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है वो है आपका हीरा है, कॉपर है, आयरन है आदि। ठीक, वहीं पर अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण की बात करें तो वो है आपका कांच, रबड़, प्लास्टिक आदि। ठीक, तो हम लोगों का बस अक्रिस्टलीय ठोसों को बस यहीं तक पढ़ना था। ठीक, अब आगे हम सिर्फ क्रिस्टलीय ठोसों को ही डिटेल में पढ़ेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस को यहीं पर छोड़ देंगे और जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे, उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस का सफ़र बस इतना ही था, क्योंकि आपके बुक में केवल इतना ही दिया हुआ है। इसके बाद केवल क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस ही हमारे रियल ठोस होते हैं, यानी कि वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं आभासी ठोस, यानी कि नकली ठोस होते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। ठीक दोस्तों, तो क्रिस्टलीय ठोसों का हम लोग वर्गीकरण करेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके अवयवी कणों के मध्य उपस्थित अंतराणुविक बल के कारण इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके मध्य में जो अंतराणुविक बल लगता है उन्हीं के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला आपका है वो है आयनिक ठोस। ठीक, सबसे पहला आपका कौन सा है, आयनिक ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड। और दूसरा है आपका है संयोजक अथवा जालक ठोस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोवेलेंट ठोस, यानी कि सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। वहीं पर अगर तीसरे नंबर पर बात करें तो वो आपका है धात्विक ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। और चौथे नंबर पर आपका है आणविक ठोस था, सॉरी ये आणविक, तीसरे नंबर पर आपका आणविक ठोस था जिसे हम कहते हैं मॉलिकुलर सॉलिड। और आपका चौथे नंबर पे है धात्विक ठोस, जिसे कहते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक, तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहला है आपका आयनिक ठोस, जिसे इंग्लिश में भी आयनिक कहते हैं, आयनिक सॉलिड कहते हैं। ठीक, तो ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण जो हों, जो किन अवयवी कणों से मिलकर बना हो, जो धनायन एवं ऋणायन से मिलकर बना हो, यानी कि प्लस और माइनस से मिलकर बना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कह सकते हैं। उसे हम क्या कह सकते हैं, आयनिक ठोस। ऐसे ठोस जो आपके प्लस माइनस यानी धनायन और प्लस ऋणायन से मिलकर बना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। ये आयन परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बल द्वारा बंधे रहते हैं। ठीक, तो अब आयनिक ठोसों के कुछ मुख्य लक्षण देख लेते हैं। तो इन ठोसों में प्रत्येक आयन विपरीत आवेशित आयनों की एक निश्चित संख्या द्वारा घिरा रहता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर एक माइनस ऋणायन है या कि मान लीजिए ऋणायन है तो क्या होगा, इसके बगल में क्या होगा, प्लस होगा, इसके बगल में प्लस होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, इसके नीचे प्लस होगा, इस प्रकार से जुड़े रहेंगे। ठीक, और ये बहुत ही मजबूती से जुड़े रहते हैं। ठीक, प्रबल बलों की उपस्थिति के कारण क्या होता है, आयनिक ठोस कठोर होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं एवं भंगर प्रकृति के होते हैं। जब इन्हें आप हथौड़े से पीटेंगे तो क्या होगा, ये फैल जाएंगे, फट जाएंगे, मतलब कि बिथर जाते हैं। कहने मतलब ये भंगुर मतलब यही होता है कि ये बिथर जाते हैं। ठीक, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, यानी कि इनका गलनांक एवं क्वथनांक काफ़ी उच्च होता है।
वहीं ठोस अवस्था में विद्युत कुचालक होते हैं, यानी कि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो क्या होता है, इसके जो आयन होते हैं वो एकदम पास पास में जुड़े होते हैं, क्योंकि ये मूव नहीं कर पाते, यानी कि चल नहीं कर पाते, गति नहीं कर पाते। इसी की वजह से ये जो आपके जब ठोस अवस्था में होते हैं तो ये आपका विद्युत कुचालक होते हैं, लेकिन जब इनको घोला जाता है पानी में तो क्या हो जाते हैं, विद्युत सुचालक हो जाते हैं। ठीक, पानी में घोलने के बाद ये कैसे हो जाते हैं, विद्युत सुचालक हो जाते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं NaCl, KCl, KClO3 और उसके बाद फिर ATC। बस इतने एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही हैं। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारा है दूसरा है वो है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ठीक, तो इसकी परिभाषा है सही संयोजी ठोसों में अवयवी कणों के मध्य सहसंयोजक बंध पाया जाता है, जिससे ये एक त्रिविम जालक का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये अत्यधिक कठोर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनके जो अवयवी कण होते हैं एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन को दान करके, यानी साझा सहयोगों से बने हुए होते हैं, एक दूसरे को अपना सहयोग देते हैं ताकि एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे हुए होते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, सहसंयोजक या फिर नेटवर्क ठोस कहते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं ताकि आप लोग को और अच्छे से समझा सकें। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग को क्या दिया है कि जो हमारे सहसंयोजक यानी कि नेटवर्क ठोस हैं, इनके कुछ लक्षण हैं, मुख्य लक्षण हैं। तो लक्षण क्या हैं, वो लक्षण है त्रिविम संरचना के कारण इनका गलनांक उच्च होता है। जो इनकी त्रिविम संरचना बनती है जिसके कारण इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं। वहीं पे अगर नीचे देखें तीसरे पॉइंट पे तो वो लिखा हुआ है, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है आपका, ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि विद्युत का ये प्रवाह करता है, तो इसलिए ये अपवाद है, इसे आप ध्यान रखेंगे। फिर आपका जो चौथा है वो है सहसंयोजक ठोसों को परमाणुविक ठोस भी कहते हैं। तो जो आपका सहसंयोजक ठोस यानी कि नेटवर्क ठोस है, इसे परमाणुविक ठोस भी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका हीरा, सिलिकॉन और ग्रेफाइट ETC। ठीक, बस इतना ही करना है, आप ज़्यादा नहीं करना है। ठीक, उसके बाद में आपका आता है तीसरा, जिसे हम लोग कहते हैं आणविक ठोस, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ऐसे ठोस जिनके आणविक कण क्या हों, अणु हों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, इसका नाम ही आणविक है, तो इसके जो आणविक कण होंगे वो अणु होंगे। तो ऐसे ठोस जिनके आणविक कण अणु हों आणविक ठोस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं H2SO2, H2O, ETC। ठीक, आणविक ठोसों को भैया 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे लिख लीजिएगा। ठीक, ज़्यादा इससे पूछा क्वेश्चन नहीं जाता है, इसीलिए ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ाया गया है। उसके बाद में आपका चौथे नंबर पे आता है धात्विक ठोस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेटालिक सॉलिड। ठीक, तो मेटालिक सॉलिड की जो परिभाषा है इस प्रकार से है, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिलकर बनी हो क्या होते हैं, मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं, यानी कि धात्विक सॉलिड कहलाते हैं। धात्विक सॉलिड में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि जो धात्विक जो सॉलिड होता है, ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं Fe, जैसे सोना है तो जैसे कि Fe है आपका लोहा। जो लोहा है वो लोहे के कणों से मिलकर बना होता है, इसीलिए हम लोग धातु मतलब कि वो लोहे से Fe से ही मिलकर ही बना होता है, इसलिए इसे धातु ठोस कहते हैं। उसका बाद फिर Au, Na, Ar, ETC। ऐसे ही आपके एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसे आप लिख दीजिएगा। अब इन ठोसों के मुख्य लक्षण क्या है वो भी देख लेते हैं। तो धातु जो ठोस होते हैं वो आपके तन्य होते हैं, यानी कि इनको तानने पर ये खींचते हैं, लंबे होते हैं। और जब ये आघात वर्धनीय होते हैं, यानी कि जब इनको पीटा जाता है तो क्या होते हैं, ये फैल जाते हैं, आघात वर्धनीय हो जाते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते नहीं, ये विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है। ठीक, बस इतनी चीज़ें आपको इस वीडियो में पढ़नी थी, ये हम लोगों ने अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी इस चैप्टर का अगला टॉपिक होगा उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।